हेलो एवरीवन। हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी जीके जीएस की ये क्लास। तो ये जो हमारी क्लास है ये हमारी यूपी पुलिस एग्जाम की आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए है। ये आपकी रिवीजन क्लास है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही ये क्लास बनाई गई है। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को कवर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इंग्लिश में कवर करते चलेंगे, साथ साथ देखते चलेंगे। ये जो क्लास है इसमें मैं हिंदी में बोलूंगी, बट इसमें दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका जो कंटेंट है वो लिखा होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो इसे क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के जो स्टूडेंट है वो कवर कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न है, अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का क्या कार्य था? देखिए ये जो है हम बात कर रहे हैं, देखिए इस टिक को एक्चुअल में ही देख के रहिए। अकबर के शासन के अधीन जो दीवाने बेउताद था उसका जो अधिकारी था उसका काम था शाही जो कारखाने थे उनके खर्च का परीक्षण करना। ठीक है, तो इसका काम क्या था, जो शाही कारखाने होते थे उनके उनमें क्या क्या खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब का परीक्षण वो करता था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बंगाली इन तीनों भाषाओं का जानकार था? अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था? ऑप्शंस हैं सर जॉन शोर, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वो कौन सा आपका गवर्नर जनरल था? तो देखिए वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो आपका गवर्नर जनरल था ये आपका इंग्लिश के अलावा अरबी, फारसी और बंगाली तीनों भाषाएं जानता था। अगला प्रश्न है, भ्रांति विलास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम है भ्रांति विलास। ठीक है, भ्रांति विलास जो बुक है ये किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने, अक्षय कुमार दत्त ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या देवेंद्र नाथ टैगोर ने? तो देखिए ये जो बुक थी ये लिखी है आपकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष या संघीय? सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे कि आपकी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संप्रभुता भी है, उसमें लोकतंत्रात्मक भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, और क्या नहीं है, उसमें संघीय वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल ये तीनों ही वर्ड इसमें हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध का विवरण प्रस्तुत करता है? आपके सामने भाग दिए गए हैं, भाग 10, 11, 12 और 13। तो संविधान का वो कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो वो भाग है आपका भाग 12। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको नहीं है? ठीक है, तो ये जो है आपातकाल की घोषणा का अधिकार ये किसको नहीं है, या क्या कारण है जिसकी वजह से हम राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकते? ऑप्शंस है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा या सशस्त्र विद्रोह। देखिए आपको पता है 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम लेकर ही लगाई गई थी। तो आपको पता है बाद में जब संविधान में संशोधन किया गया तो इन जैसी चीजों को हटा दिया गया। अब जो राष्ट्र आपातकाल लग सकता है वो केवल युद्ध होने पर, बाह्य आक्रमण होने पर या सशस्त्र विद्रोह के होने पर ही लग सकता है। नहीं लग सकता तो आंतरिक शांति को खतरा होने पर ये राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा प्रश्न है, भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है राज्यसभा उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके 26 जनवरी 1951, 28 जनवरी 1950, 13 मई 1952 या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आंसर है आपका 13 मई 1952 को भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है यानी राज्यसभा उसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलिए अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान नहीं है इसका जवाब देना। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? संथानम समिति, पंचायती राज वित्तीय संसाधन, जीवी के राव समिति खंड स्तर पर योजना, अगला है बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं,
उसके बाद है दंतवाला समिति, ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाती है। देखिए, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो केवल एक है और वो है बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज संस्थाएं। अब आपको इसमें से ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इसमें से जो ये संथानम समिति है, जैसे कि इसमें पहली एक समिति दी गई है, आप संथानम समिति, इसके बारे में जानते हैं। तो जो संथानम समिति है, देखिए हो सकता है मैं शॉर्ट में लिखूंगी, इसे समझ लेना। संथानम समिति क्यों बनी थी? इसमें दिया गया है पंचायती राज, नहीं ये गलत है। तो जो संथानम समिति बनी थी ये आपकी भ्रष्टाचार निवारण के लिए बनी थी। ठीक है, भ्रष्टाचार के निवारण के लिए ये समिति बनी थी। उसके बाद बात आती है जीवी के राव समिति। तो ये जो जीवी के राव समिति आपकी बनी थी, ये आपकी बनी थी देश में सुधार के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए। ठीक है, देश में सुधार और गरीबी उन्मूलन के लिए जो आपकी ये समिति थी ये बनाई गई थी। अब बात करते हैं हम हमारी तीसरी समिति की। तो तीसरी जो आपकी ये दंते वाला समिति है, दंत वाला समिति है, ये क्यों बनी थी? तो ये बनी थी देश में जो रोजगार है और बेरोजगारी है उसको जानने के लिए, उसके बेरोजगारी किस तरह की है देश में, कैसी है, क्या 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 इसके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, इसके लिए हमारी दंतवाला समिति बनी थी। अब आप समझ गए? तो आपको पता होना चाहिए ये मुख्य समितियां हैं जो एग्जाम में यदि आपसे पूछ ली जाए संथानम समिति किससे संबंधित थी, तो आपको पता होना चाहिए भ्रष्टाचार निवारण से ये संबंधित थी। जीवी की समिति किससे संबंधित थी? देश में सुधार और गरीबी उन्मूलन के लिए जीवी के संबंधित थी। बलवंत राय मेहता समिति का सभी लोग जानते हैं कि ये पंचायती राज से संबंधित थी। और दंतवाला समिति जो थी ये थी रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित थी। इसने बताया देश में रोजगार कैसा है, बेरोजगारी कैसी है, किस तरह की बेरोजगारी है और इससे निपटने के क्या क्या सॉल्यूशंस है। अच्छा प्रश्न था बहुत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाअधिवक्ता की नियुक्ति की है या नियुक्ति होती है? तो किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में या किसी राज्य की बात हो रही है, ये किसी राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो ये होती है आर्टिकल 165 के तहत। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम सिर्फ पूर्ण राज्यों की बात करें तो वे हैं आपके 9 और 3 हैं आपके केंद्र शासित। तो टोटल जो आपके हैं वो 12 हैं। 12 को अब हम कैसे कवर करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और है आपका तमिलनाडु और है आपका आंध्र प्रदेश और कौन सा बचा आपका, और बचा आपका उड़ीसा और एक बचा आपका पश्चिम बंगाल। ये जो आपके 9 राज्य हैं, देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, हो सकता है राइटिंग आपको समझ ना आए फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, आंध्र प्रदेश, ये है आपका उड़ीसा, ये है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये आपके 9 राज्य हैं जो आपके तट रेखा वाले राज्य हैं। इसके अलावा क्या है? दमन व दीव, लक्षद्वीप, एक आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये पूरा नाम इसे ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए ये हो गए जो है आपके 9, तो ये हो गए और 3 ये हो गए। टोटल की मैं बात करूं तो टोटल है आपके 12। और यदि आपसे सिर्फ राज्य कंप्लीट पूर्ण राज्य पूछे जाते हैं तो वो 9 हैं और सभी पूछे जाते हैं तो वो आपके 12 हैं और आपको पता होने चाहिए, इसे याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई, इनमें से कौन सी श्रेणी है जो सबसे नवीन है? तो ये है आपकी शिवालिक। शिवालिक श्रेणी इनमें से सबसे नवीन है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? तो देखिए इनमें से जो गोदावरी है इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सबसे बड़ा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मालाबार तट पर, सुंदरवन में, कच्छ केरल में या तटीय
उड़ीसा में। तो देखिए ये आपकी पाई जाती है सबसे ज्यादा मैंग्रोव, ये आपकी जो है वो सुंदरवन में पाई जाती है। सुंदरवन में क्या है आपको पता है, डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बड़ा प्रसिद्ध है। और यहाँ सबसे ज्यादा जो पशु और पक्षियों की सबसे ज्यादा जो प्रजाति है वो आपकी सुंदरवन में ही पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान आपको बताना है लखनऊ, नई दिल्ली, देहरादून या चेन्नई। तो देखिए आपका ये अवस्थित है लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? ऑप्शंस हैं आपके केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या गोवा। इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो ये है आपका हरियाणा। हरियाणा में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क संक्रांति है उसके समय 12 घंटे का दिन होगा कहां पर? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक जो है आपका वृत्त पर या विषुवत रेखा पर? तो देखिए ये आपका होगा विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या ऑर्गन। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ये तीनों क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन सी है? ये आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसे गलत भी कर देते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिए ध्वनि तरंगे नहीं चल पाती किसमें? निर्वात में। बाकी ठोस में चलती हैं, द्रवों में चलती हैं, गैस में चलती है। नहीं चलती तो वैक्यूम में नहीं चल पाती, निर्वात में ये नहीं चल पाती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सेल्सियस और फारेनहाइट जो थर्मामीटर है इसको एक समान पाठ्यांक हम कैसे दर्शाएंगे? इसे हम दर्शाएंगे -40 डिग्री पर। ठीक है, सेल्सियस और फारेनहाइट को एक समान दर्शाने के लिए क्या है, उसको 40 डिग्री पर मेंटेन करना हो। चलिए अगला प्रश्न है, यूरिया का निर्माण किस एंजाइम के द्वारा होता है? लाइगेज, ग्लूटामिनेज, आर्जिनेज, एस्पर्टेज। तो ये होता है आपका आर्जिनेज। ठीक है, तो आर्जिनेज का यूज किया जाता है यूरिया के निर्माण में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास रखने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या लीवर में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा? क्या लीवर में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाएगा? क्या लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगते हैं? क्या लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं? तो देखिए क्या होगा, यदि आप 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा भूखे रहते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपके लीवर में ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न हुई जो बेरोजगारी है आमतौर पर आपूर्ति या मांग में उतार चढ़ाव की बजाय प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के कारण होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ऐसे प्रश्न आपसे आजकल एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं। GNP से यदि हम राशन का डेप्रिसिएशन यानी राशन का अवमूल्यन घटा दे तो क्या बचता है? NNP। NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि RBI रेपो दर बढ़ा देता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो देखिए RBI आप जानते ही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के केंद्रीय बैंकों का ये बैंक है। अब बताइए रेपो रेट क्या होता है? तो देखिए रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो दर है जिससे RBI के अंडर में जो बैंक होते हैं, क्योंकि RBI केंद्रीय बैंकों का बैंक है, तो जिस रेट पर RBI बैंकों को लोन देता है, बैंकों को लोन देता है, वो हमारा रेपो रेट होती है। एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या होती है? जब RBI को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये इन अपने अंडर वाले बैंकों से लोन वापस लेता है। तो जो लोन लेता है वो हमारी रिवर्स रेपो रेट होती है। तो देखिए जो रेपो रेट है ये जो रिवर्स रेपो रेट है, ये रिवर्स लिखा है, तो जो रिवर्स रेपो रेट है ये हमेशा कम होती है रेपो रेट से, क्योंकि जब RBI बैंकों से लोन लेता है तो वो कम पर लेता है
और जबकि खुद यदि बैंकों को लोन देता है तो वो ज्यादा रेट पर देता है। ठीक है, ये रूल्स है तो आपको पता होना चाहिए रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। चलिए, अच्छा आपसे पूछा है कि प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ेगा कि महंगाई घटेगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? तो ये है आपकी एंजियोस्पर्म यानी आवृत्त बीजिंग। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारा प्रश्न है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध या चरित्र? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो जैनी जो अपने पवित्र ग्रंथ हैं वो सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं, अंग। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये जीता है आपका वेलयन सुबैया ने। ठीक है, ये है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, इन्हें मिला है वेलयन सुबैया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो यूनेस्को ने भारत के किसी शहर को पहली बार साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता दी है और वो है आपका कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड को मान्यता मिली है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है आपका शेफाली वर्मा ने। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन कवर किए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इससे अपना रिवीजन कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए आपके साथी जो भी एग्जाम देने जा रहे हों। ठीक है, तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए कंटिन्यू आती रहेगी। ये जो आपकी यूपी पुलिस की क्लास है, ये यूपी पुलिस जो आपकी रिवीजन की क्लास है, ये रिवीजन की क्लास आपको अब मॉर्निंग 6 AM पर मिलेगी और एक इवनिंग में 7 PM पर मिलेगी। ठीक है, ये टाइमिंग इसकी चेंज हो गई है, हमने इसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दी है किसी कारणवश। तो अब ये क्लास आपको सुबह की जो क्लास है 6 AM पर मिलेगी और शाम वाली आपको 7 PM पर मिल जाएगी। अपना रिवीजन बढ़िया कीजिए, ये आपके यूपी पुलिस री एग्जाम की रिवीजन क्लास है, समझ गए? तो चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, रिवीजन अच्छे से करना अपना। तो चलिए मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।